उसके बाद उज न करो भैया, गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगा। ऐसा कहते हुए गवरैया कहना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा उत्सुक थी उस टोपी को पहनने के लिए, उस रुई के फोए से बनी हुई टोपी को पहनने के लिए। जो गवरैया थी वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी। ऐसा कहते हुए वह चाहती है कि शीघ्र उसकी जो टोपी है वो बन जाए और वो उसको पहन सके। तो वो उस मजदूर से कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी जो मजदूरी है, जो मेहनत मजदूरी है वो मिल जाएगी, तुम बस मेरा काम कर दो, तुम बस उस टोपी का निर्माण कर दो। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी, 16 आने में 8 आने मजूरी। तो वो कहता है कि आज तक उसको इतनी खरी जो मजदूरी थी वो नहीं मिली थी। इस तरह की मजदूरी उसको जीवन में जो मजदूरी थी वो आज तक नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी। फिर क्या होता है उसके आगे, तो इसके लिए सपना थी, वह बड़ा ही खुश था। खरी का क्या अर्थ होता है? खरी का अर्थ होता है प्योर, एकदम शुद्ध। इतनी शुद्ध मजदूरी उसको आज तक नहीं मिली थी। यह जो स्थिति है यह उस समय का ये दृश्य भी दर्शाती है कि जो गरीब था उसका शोषण जैसे पहले होता था उस वैसा अब भी चल रहा था। जो गरीब लोग थे उनके साथ शोषण किया जाता था, उनको उनकी जो मेहनत थी, जो प्रॉपर जो मजदूरी थी वो नहीं दी जाती थी, यह उनका शोषण किया जाता था। तो यह जो पंक्ति है ये चीज़ भी दर्शाती है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद वह बड़ा प्रसन्न था, वह बड़ा खुश था यह जानकर के मुझे अब तो पूरी बहुत अच्छी मेरे काम की मुझे बहुत अच्छी मजदूरी मिलेगी। वह झट तैयार हो गया। ऐसा सुन के वह तुरंत तैयार हो गया कि भाई मुझे तो बड़ी अच्छी मजदूरी मिलने वाली है मेरे काम की। घर चौं उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे उसमें से आधा धुनिए ले लिया और आधा गवरैया ने। तो वह बोला आधा जो रुई थी, आधा जो धुनिया थी, आधी जो रुई थी वो आधी धुनिए ने ले ली। धुनिए का क्या अर्थ था? जो रुई धुनता है। और आधी रुई उसने खुद ने ले ली थी और आधी रुई गवरैया ने ले ली थी। इससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसके बदन पर धज्जी धज्जी हुआ एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा के लिए अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त मल्लार गाने की। तो जैसे ही वो जिस तरीके से वह दुनिया के पास जाता है, दुनिया उनको लज्जित करके, उनकी उपेक्षा करके उनको भगा देता है। ठीक उसी तरह जो मल्हार था, जो कोरी था, कोरी भी उसको लज्जित करके भगा देता है। वो कहता है कि तुम और आगे फालतू का फोकट का माल, फालतू का काम करने, मुझे बहुत काम पड़ा हुआ है, मुझे राजा के लिए जो अचकन बनाई जाएगी उसके लिए मुझे सूत काटनी है, तुम कहाँ से आ गए यहाँ पे मेरा समय व्यर्थ करने, मेरा समय बर्बाद करने, तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए? तो मुझे बहुत काम है। और इससे जो स्थिति उस दुनिया की थी वही ठीक स्थिति उस कोरी की भी थी। जैसे जो दुनिया बहुत गरीब था, ठीक उसी तरीके से वो जो कोरी था वह भी बहुत गरीब था। और वह भी कह रहा था, मुझे बहुत काम है, मुझे राजा का काम करना है, तुम्हारा काम करके तो मुझे कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला, मुझे किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होगा। भैया इस मुलुक में सब काम क्या राजा के ही लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली। मुल्क का क्या अर्थ है? मुल्क यानी कि देश। मुल्क जो है वो मुल्क से बना है। मुल्क हिंदी का शब्द नहीं है, मुल्क एक फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है देश। अब जैसे हिंदी में देश बोलते हैं, इंग्लिश में से कंट्री बोलते हैं। तो जो गवरा और गवरैया होते हैं वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बड़े वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई राजा में ऐसा है क्या, राजा में ऐसा क्या खास बात है कि लोग जो है उसी का काम करने में हमेशा जुटे रहते हैं, उसी का काम करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। यह तो बहुत ही अच्छा पद है। ये राजा है कौन जो जिसे देखो सब उसी का काम कर रहे हैं, हमारे काम के ऊपर या किसी और के काम के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर
आंख देखा। उसने बड़ा घूर घूर के उसको देखा। तुम भाई कौन से मुल्क से आए हो, तुम कौन से देश से आए हो कि तुम्हें पता ही नहीं है? जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लଗୁए भोगे भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। लगे भोगे यानी कि बहुत, उनके आगे पीछे बहुत लोग हैं, उनके लगे भोगे बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है, इसी में उनका काम भी होता है। राजा के बिना कोई यहाँ पे पत्ता तक नहीं हिलता। राजा की इच्छा से ही यहाँ पे सब काम होते हैं और राजा के लिए ही यहाँ सब काम होते हैं। मुकरो मत मुकरो मत भैया, हम तुम्हें मालकूल मुआवजा देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तो तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगी। अब जो बोलते मुकरना मत यानी कि मुकरना मतलब अपने काम से पीछे ना हटना, अपने वादे से, अपने प्रॉमिस से पीछे ना हटना। तो जो गवरैया बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम ये बस सोचो कि तुम्हें तुम्हारा मेहनताना नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे जितना तुम काम करोगे तुम्हें उसकी वसूली मिल जाएगी। कोरी भी तैयार हो गया। अब जैसे कि जो वो दुनिया था वो कन्वेंस हो गया था, ऐसे ही वो कोरी भी कन्वेंस हो गया कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, पर मुझे आधा हिस्सा चाहिए उसका। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। वाजिब यानी कि जो लायक हो, जो लाइक वाजिब यानी कि एकदम सटीक चीज़ हो, वाजिब हो, जो जस्टिफाई हो चीज़ें। अगर इतनी जस्टिफाई उसको रकम मिल रही है, इसको प्रॉपर रेट मिल रहा है किसी चीज़ के, तो कोई काम न करना तो नाइंसाफ़ी होगी, तो वो मान जाता है उसकी बात भी। उसके बाद क्या होता है, इतनी वाजिब रकम देख के वो खुश भी होता है कि चलो कभी तो राजा तो मुझे प्रॉपर मेरा मेहनताना देता नहीं, कम से कम इन लोगों ने तो मेरे बारे में सोचा, ये लोग तो कम से कम मुझे मेरा मेहनताना देंगे, और अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। अब क्या हुआ, उसने जो कोरी था उसने सूत काटा, वो बड़ा ही प्रॉपर काटा था, बड़ा ही अच्छे से उसने उस सूत को काटा था, महीन लच्छेदार सूत काटा था, और जैसे ऐसा लग रहा था उसकी जो चकली चरखी है वो ताता थैया कर दी है। ये उन्होंने एक अलंकार किया है। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। अब वो जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ उसका जो है काम बनता जा रहा था, तो वो और ज़्यादा खुश हो गई कि मेरा इतना काम बन रहा है, तो चलो मैं जब पहले धुनिया के पास गई थी वहाँ भी काम हो गया, अब मैं जो है कोरी के पास गई वहाँ भी काम हो गया, अब क्यों ना मैं आगे जाऊँगी, मेरा आगे भी काम बन जाएगा, और धीरे धीरे करके मेरी टोपी भी बन जाएगी। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। अब वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो हो सकता है यही उसको भी ये परेशानी का सामना करना पड़े, क्या कि उसको भी फिर से बोला जाए कि यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे होता है, बुनकर उन्हें अगबग होकर देखने लगा। बुनकर भी उनको उसी तरह देखने लगा जैसे पहले धुनिया ने देखा था और फिर कोरी ने देखा। बुनकर ने उन्हें अकबक होकर देखा। हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं अभी मुझे राजा के लिए बागा बुनना है। अब वो भी वही बात बोलता है, कोरी भी उसके लिए सूत काट रहा था, और जो दुनिया था वो भी उसके राजा के लिए, रजाई के लिए जो है वो रुई धुन रहा था। इसी तरीके से ये जो बुनकर था, बुनकर भी इसके लिए बागा बुन रहा था। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो जवाब करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। चाकर का क्या अर्थ होता है? चाकर का अर्थ होता है नौकर। तो क्या होता है, साव करे भाव तो जवाब करे नौकर। जो उसका काम ठीक से नहीं होता, साफ करे भाव तो जवाब करे चाकर। अगर नौकर अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हुए वो अपने काम में मशगूल हो जाता है और फिर से अपना कार्य करने लगता है। तो जो बर्ताव, जो व्यवहार उनके साथ दुनिया और कोरी ने किया था, बिल्कुल उसी तरीके का व्यवहार बुनकर ने उसके साथ किया। किंतु बाद में जो बुनकर था वो उसकी बात मान गया और वो कन्विंस हो गया उनकी बातों से। आगे क्या होता है, उसके बाद
वो अपने काम में फिर से मशगूल हो गया। उसके बाद उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा कहते हुए वो अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुंदे भैया, गवैया ने साहस संजोकर कहा। उसने फिर से एक थोड़ी हिम्मत दिखा के बोला कि भैया इसे बुंदे, कम से कम इसका जो मैंने काम दिया है उस काम को तो तुम कर दो। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुंदे और हाथ आधा तू ले लेना, आधा हम ले लेंगे। तो जो बार्गेनिंग, जो समझौता वो पहले धुनिये और कोरी के साथ करके आए थे, वही बिल्कुल ठीक उसी तरह का समझौता है वह बुनकर के साथ भी करते हैं कि आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। तो वो बहुत साहस को संजो कर इकट्ठा करने के बाद वो बोलती है, हम सेंत मेंत का काम नहीं करते। हम ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, हमारी बातों को तुम टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। हम झूठ नहीं बोलते, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तुम जितनी भी रकम, जितने भी अपना मेहनताना मांगोगे, हम उसको देंगे। सेंत वेंत का अर्थ होता है वह काम जिसके, मतलब जो वह काम जिसका जो काम उन्हें करवाना था उसके लिए वही बात बोलते हैं। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। अब जो उनके साथ पहले हुआ था, जैसे दुनिया को आभास हुआ था कि ये उनका मेहनताना नहीं देंगे, किंतु वो उनका अच्छा मेहनताना देते हैं, ठीक उसी तरीके से कोरी के साथ ये हुआ था, लेकिन बाद में वो उसके मेहनताना देखकर मान गया था। ठीक इसी प्रकार जो बुनकर होता है वो भी उनके मेहनताना देखकर लालच में आ जाता है और उस सौदे को नुकसान का सौदा नहीं समझता और उनके हाँ में हाँ मिलाकर कह देता है कि हाँ चलो मैं तुम्हारा जो सूत है उसको बुन दूंगा। उसके बाद वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफ़ी गफश और दबीज़ कपड़ा बुन दिया। अब गफश और दबीज़ का क्या अर्थ होता है? गफश का अर्थ होता है गफ, घना हुआ, जो बहुत ज़्यादा जिसका डेंसिटी ज़्यादा होती है, एकदम घनत्व ज़्यादा होता है। घना एक जो था वो एक इसको उर्दू शब्द है ये भी, गफश। उन्होंने गफश कपड़ा बुन दिया। और दबीज़ का क्या अर्थ होता है? मोटा या मजबूत, एक मजबूत सा मोटा सा कपड़ा बुन दिया। किसने? उस बुनकर ने। किसके लिए? उस गवरैया के लिए जिसको टोपी बनानी थी, उसके लिए वो जो कपड़ा था वो बुन दिया। गवैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। 3/4 मंजिल का क्या अर्थ होता है? उसको जो उसको स्टेप्स पूरे करने थे, जो उसको जिन स्तरों को पार करने के बाद उसको टोपी प्राप्त होती, वो स्तर वो काफ़ी हद तक पार कर चुकी थी। तो उसने आगे भी हार नहीं मानी। उसने सोचा अगर मुझे इतनी हेल्प कर दी है, इतनी सहायता मुझे मिल गई है इन लोगों की, तो आगे अगर इसमें जो बचा खुचा काम है वो भी मेरा हो जाएगा। अब मैं जिसके भी पास मदद के लिए जाऊंगी, कोई मेरी मदद के लिए मुझे मना नहीं करेगा और मेरा काम कर देगा। गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। अब उसका सेकेंड लास्ट जो उसका अंतिम द्वितीय चरण था वो रह गया था। उसको दर्जी के पास जाकर उस टोपी को सिलवाना था। खिसकती होगी नहीं यहाँ से, दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है। अब उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये किस समय की कहानी है? ये प्राचीन भारत की कहानी है। प्राचीन समय, ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से उस समय की जो दशा थी, जो स्थिति थी, उसको दर्शाया गया है कि जो गरीब था उसका शोषण किया जाता था। बुनकर और शिल्पकार जो अंतिम वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उसका शोषण किया जाता था। किसके माध्यम से? व्यापारी और राजा के माध्यम से। तो उस स्थिति को इस कहानी के माध्यम से हम साफ साफ देख सकते हैं कि राजा जो था वो अपने कार्य को करवाने के लिए जो गरीब जनता थी, जो गरीब मजदूर थे, उनका शोषण करता था। उनको जो उचित जो मजदूरी थी वो नहीं देता था। तो बेटा ये था आज का कार्य। आज ये जो पार्ट है ये हमारा, इसको हम अगली कक्षा में पूर्ण कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी, आप सभी का होमवर्क यही है, आपको इस चैप्टर को प्रॉपर्ली रीड आउट करना है। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनको अंडरलाइन करना है और इसका मतलब खुद ढूंढना है और बाद में इसके ऊपर डिस्कशन भी होगा। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो हिंदी है वो इम्प्रूव होगी और जो बेसिक जो सामान्य शब्द हैं उनकी जानकारी मिलेगी, ताकि उन शब्दों को आप अपनी आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, उसमें सुधार आएगा। और सभी को वर्तनी अशुद्धियाँ नहीं करनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।